गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण, क्योंकि आपकी बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि सर मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश ग्रामर सब चीज़ें पढ़ा रहे हैं, साथ के साथ हिंदी ग्रामर भी पढ़ा दीजिए। फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम और स्कूल एग्जाम के लिए है, क्योंकि हिंदी व्याकरण आपको हर जगह देखने को मिलती है। ठीक है, तो हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूँ बेसिक से एडवांस, बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा के बारे में, फिर वर्णमाला, फिर संज्ञा, सर्वनाम, इस तरह से सब चीज़ हम फिनिश करेंगे। जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे हिंदी व्याकरण को फिनिश करने की, और बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट को बहुत इजी वे में आपके सामने में लेके आने की कोशिश करूँगा। डे है आज 1। मैं अंशु सर माई टीचर के नाम से हमारे यूट्यूब पर चैनल है, @माई टीचर अंशु सर के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ जो है आपको डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस, डिफरेंट टाइप की स्कूल की और कॉम्पिटिशन क्लासेस आपको नजर आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण आज। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ये सोच के शेयर करा करें वीडियो को, एक नॉलेज को हम शेयर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण क्या होता है जी? हिंदी व्याकरण सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा के बारे में, इसमें पढ़ेंगे वर्णमाला, दूसरा जो है डे 2 में आपको देखने को मिलेगी। हिंदी व्याकरण उस नियम प्रणाली को कहते हैं जो हिंदी भाषा को सही और शुद्ध रूप से, स्पष्ट रूप से बोलने, लिखने और समझने में मदद करती है। भाई किसी भी चीज़ को अगर आप बोल रहे हैं तो आपको ना वो चीज़ ढंग से बोलनी आनी चाहिए। जैसे कि मैं उठता हूँ सुबह जल्दी से, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। तो कोई भी चीज़ आप बोल रहे हो तो एक उसका रूल होना चाहिए जो आप सही बोलें, सुनने वाले को समझ में आए और वो चीज़ लिखने में भी अच्छी लगे। ठीक है, पर उसे अच्छी तरह से पढ़ा जा सके। तो इन्हीं रूल्स के बेसिक पे हम जो है हिंदी को स्पष्ट रूप से तो हिंदी को स्पष्ट रूप से लिखना, बोलना, सीखना हिंदी व्याकरण कहलाता है। व्याकरण का अर्थ है भाषा के कुछ नियम। जैसे कोई खेल खेलने के नियम होते हैं, वैसे ही भाषा को सही ढंग से समझने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए कुछ नियम होते हैं, इन्हें हम व्याकरण कहते हैं। हिंदी व्याकरण जो बनी है बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी है, जो भी वो चीज़ हमें आनी चाहिए। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिए। वर्ण विचार, जिसे वर्णमाला भी कहते हैं। अक्षरों का अध्ययन, जिसमें स्वर और व्यंजन का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। छोटे आ से ज्ञा तक हम सब चीज़ों को पढ़ते हैं कि छोटे आ को हम क्या कहते हैं, बड़े आ को क्या कहते हैं, कौन कौन से स्पर्श हैं, स्पर्श कौन कौन से स्वर हैं, कितने सारे स्वर होते हैं, कितने सारे व्यंजन होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। फिर आती है बात शब्द विचार की, शब्दों के प्रकार, यानी संज्ञा, शब्दनाम, क्रिया आदि इसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, वाक्य विचार, वाक्य के प्रकार हम पढ़ते हैं, वाक्य किस तरह से बनाए जाते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं हिंदी व्याकरण में। फिर रूप रचना, इसी सबसे मिलके व्याकरण बनती है, इसी सबसे मिलके एक नियम बनते हैं एक भाषा के, जो हम पढ़ते हैं क्या, हिंदी व्याकरण के फॉर्म में। रूप रचना में शब्दों के रूप बदलना, जैसे लड़का, लड़के, ठीक है, लड़कों, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग वगैरह, ये सारी चीज़ हम इसमें पढ़ते हैं। समास पढ़ते हैं व्याकरण में, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक शब्द बनता है, जैसे राजपाट, राजा प्लस पाठ, दशानन, दश हैं आनंद जिसके। तो इस तरह से हम क्या है, एक भाषा को पूरी तरह से सब चीज़ों को पढ़ के क्या करते हैं, एक भाषा सीखते हैं। अलंकार पढ़ते हैं, इसमें जो भाषा को और सुंदर और प्रभावशाली बनाने वाले नियम जो इसमें आपको दिखाई देते हैं। छंद पढ़ते हैं, जो कविता में मात्राओं और लय का नियम बनाते हैं और सौंदर्य बढ़ा देते हैं। संधि पढ़ते हैं, दो शब्दों से के मिलने पर ध्वनियों में क्या परिवर्तन होता है, ये सब। वाक्यांश और मुहावरे पढ़ते हैं, बोले जाने वाले खास वाक्य या वाक्यांश और जिनके अर्थ अलग अलग होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। और इन सब चीज़ों से एक खूबसूरत जो एक भाषा बनती है, वो बनती है हिंदी भाषा। और इनके बहुत सारे अगर रूल हों, नियम हों, तो वो एक बनती है हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण के मुख्य अंग आपने देखे, जैसे कि उदाहरण में देखें, शुद्ध वाक्य अगर आप देखें तो राम स्कूल जाता है, अगर हमें भाषा अच्छी तरह से आती है तो हम बोल पाएंगे। अशुद्ध वाक्य क्या है, राम स्कूल जाती है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसे भाषा का ज्ञान नहीं होता तो कुछ भी बोलता है, पापा तू नहीं मान नहीं, है ना, इस तरह से आपने देखा होगा। वो तू तड़ाक बोलते हैं कभी कभी, तू नहीं मानेगा, इस तरह से। तो क्या हमें भाषा का ज्ञान नहीं है, वो लड़का को लड़की बोल देते हैं, ठीक है, तो मम्मी को बोलते हैं तू मान जाए, मैं बता रहा हूँ मारूंगा, इस तरह से क्या है, वो भाषा का ज्ञान नहीं होता है। तो इन्हीं सबको हम सीखते हैं, भाषा का ज्ञान जो धीरे धीरे हम सीखते हैं व्याकरण के ज़रिए। जैसे इंग्लिश ग्रामर में हम सीखते हैं रूल्स के थ्रू। यहाँ जाता है का प्रयोग सही है क्योंकि राम पुल्लिंग है। तो इस तरह से हम जो है एक भाषा को सीखते हैं। अब हम सीखते हैं हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, जो हिंदी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, याद रखिएगा। हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द सिंधु से हुई है। इसका विकास कई चरणों में हुआ। डायरेक्ट हिंदी एक शब्द नहीं बन गया है, इसका जो है कई पार्ट में डिवीज़न होने के बाद हिंदी शब्द हमें मिला। किस तरह से मिला, सिंधु से मिला हिंदू,
मूल रूप से सिंधु शब्द जो है सिंधु नदी से मिला था। सिंधु नदी जो है उसके आसपास के क्षेत्र के लोग जो है होते थे, वहाँ पे ईरानी और फ़ारसी लोग जब आते थे व्यापार के लिए, तो उनकी जो लैंग्वेज थी वो सा को हा बोलते थे और दा को जो धा बोलते थे। वो तो सिंधु से बड़ा हिंदू, तो वो सिंधु को क्या बोलते थे, हिंदू कहना शुरू करते थे। लैंग्वेज जो प्रोनाउंसिएशन उसका इनका ऐसा था, ठीक है। हिंदू से हिंदुस्तान, हिंदू शब्द बाद में भारतवर्ष के प्रयोग में होने लगा और भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है हिंदुओं की भूमि, हिंदुओं की भूमि। फिर तीसरे नंबर पे हिंदुस्तानी से हिंदी, हिंदुस्तान में बोली जाने वाली भाषा को हिंदुस्तानी कहा जाने लगा, कहा गया। मुग़ल काल में आते आते क्या है, भाषा जो फ़ारसी, अरबी, तुर्की और स्थानीय बोलियों के मेल से बनी थी और बाद में हिंदुस्तानी जो है धीरे धीरे खड़ी बोली के रूप में देवनागरी लिपि में लिखने और संस्कृत शब्दों के समृद्ध करने पर इसका नाम जो है क्या हुआ, धीरे धीरे इसका नाम हिंदी पड़ गया। तो इस तरह से डिवीज़न होता गया। निष्कर्ष आपके सामने है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु, सिंधु से बना हिंदू, हिंदू से हिंदुस्तान, फिर हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान में बोलने वाली भाषा बनी हिंदी। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इस तरह से शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार हुई। हिंदी भाषा का विकास देखें तो हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति के रूप में अगर देखें, क्वेश्चन बनता है आकृति के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है, तो एक व्यूहात्मक विश्लेषणात्मक जो है एनालिटिकल भाषा है। भारत में भाषाओं को 4 प्रमुख परिवारों में बांटा गया है। भारत में किस तरह से मेनली भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें भारोपीय जो है 73% बोली जाती है, द्रविड़ 25%, ऑस्ट्रिक 1.3%, चीनी तिब्बती 0.7%, 0.7% जो है बोली जाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद रखिएगा। हिंदी किस परिवार से संबंधित है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है, ठीक है। किसकी भाषा, इंडो यूरोपियन की। हिंदी भारोपीय ईरानी जो थे, फारसी जो थे, भारतीय आर्य इंडो आर्यन शाखा की एक उपभाषा की रूप की भाषा है। हिंदी क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट, इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी कौन है, जननी कौन है, ऑप्शन दे रखा होगा, तो संस्कृत है। तो अभी तक आपने इतना पढ़ा, इतने में समझ में आया होगा। हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ जो अपभ्रंश से माना जाता है। अपभ्रंश क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जो हैं, ठीक है, आर्य भाषा अपभ्रंश में अगर देखें तो प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक कालीन हिंदी, इस तरह से डिवाइड है। हाँ, ये डेट आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिल सकती है, पूछी भी नहीं जाती। आप बस इतनी याद रखिए, काल, प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक काल, इस तरह से ये डिवाइड है। हिंदी भाषा का नाम सिंधु नदी से पड़ा, अभी हमने पढ़ चुके हैं, इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ लें। सिंधु नदी उत्तर भारत में स्थित है, ठीक है। वहाँ के लोग अपने व्यापारिक भाषा के लिए जो वहाँ से लोग आते थे, जो फारसी ईरानी लोग जो आए, वो अपनी भाषा को इस तरह से बोलते थे। उनका प्रोनाउंसिएशन क्या था, सा को हा और धा को धा बोलते थे, तो सिंधु से बना हिंदू, ठीक है। और हिंदू धीरे धीरे बन गया हिंदी, ये हम पढ़ चुके हैं। हिंदी भाषा का क्रम वाइज अगर विकास देखें किस तरह से हुआ, तो ये आपको दे रखा है। हिंदी से पहले की भाषाएं कौन कौन सी थी, संस्कृत, संस्कृत से पाली भाषा, पाली भाषा से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट और फिर प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी आपको देखने को मिली। संस्कृत 2 प्रकारों से विभाजित किया गया है, देखने को मिलेगा। एक लौकिक संस्कृत जो कि रोज़मर्रा के प्रयोग में हम लोग बोलते थे, अब तो हिंदी बोलते हैं। एक वैदिक संस्कृत जो कि आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, महाभारत, वेद, पुराण, धार्मिक ग्रंथों में ये आपको देखने को मिलती है, वो होती है वैदिक संस्कृत। पाली और प्राकृत क्या होती है, कौन सी भाषा होती है? पाली भाषा जो है गौतम बुद्ध ने अपने सारे उपदेश जो हैं वो पाली भाषा में दिए हैं, जो किताब उन्होंने लिखी। प्राकृत जो है, प्राकृत भाषा जो कौन सी है, महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश जो दिए थे वो सारे प्राकृत भाषा में दिए थे। अब बात हम करते हैं अपभ्रंश की। ये भाषाओं के विकास की कड़ी है जो प्राकृत भाषा से बनी है। अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ रूप। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच की भाषाओं को अपभ्रंश कहा जाता है, क्योंकि वहाँ जो कोई भी मेन भाषा नहीं थी, तोड़ मोड़ के भाषाएं बोली जा रही थी। 8वीं सदी राम भक्त कवि से 13वीं सदी तक अपभ्रंश का उपयोग रहा। संस्कृत शब्द अप प्लस भ्रंश का मतलब है पतित या फिर गिरा हुआ या फिर पतन होना, तो इस तरह से अपभ्रंश का ये मतलब होता है। बोली क्या होती है जी? बोली का प्रयोग एक सीमित क्षेत्र में होता है, जहाँ पे जो लोग कुछ भी बोलने लग जाए एक सीमित क्षेत्र में, उसे बोली कहते हैं। कि माँ की बोली ऐसी है, माँ की बोली ऐसी, आपने सुना भी होगा। जब उसका विस्तार होने लग जाता है तो वो उपभाषा बन जाती है, और फिर ज़्यादा ही बोलने लग जाए, ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा लोग ज़्यादा बोलने लग जाए मात्रा में, तो वो एक भाषा बन जाती है, ठीक है। जैसे अयोध्या की बोली क्या है, अवधी है। तो इस तरह से जो अलग अलग लोगों में क्या है, अलग अलग बोली आपको देखने को मिलेगी। मथुरा की बोली अलग है, अलीगढ़ की बोली अलग है। जब एक ग्रुप ज़्यादा ही ग्रुप में एक चीज़ देखने को मिले, जब ज़्यादा लोग इन चीज़ों को बोलने लग जाए तो उपभाषा, और ज़्यादा ही मात्रा में बोलने लग जाए तो भाषा। जैसे हिंदी जो है ज़्यादातर भारत में आपको देखने को मिलती है, तो हिंदी एक क्या है, भाषा है, राजभाषा है।
विकास क्रम देखें तो बोली, बोली से बनता है उपभाषा, उपभाषा से बनता है भाषा। संख्यात्मक जानकारी आपको दे दूं, बोली की संख्या 17 देखने को मिलेगी, उपभाषा की संख्या 5 और अपभ्रंश की जो संख्याएं हैं वो 6 आपको देखने को मिलेंगी। अपभ्रंश की भेद या अपभ्रंश की श्रेणी, उनकी उपभाषा, उनकी बोलियां इस तरह से डिवाइड हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें से कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जैसे शॉर्ट श्रेणी पहले 3 पार्ट में डिवाइड की गई है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं एरिया के हिसाब से, खड़ी बोली, पूर्वी में बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, बांगरू, ठीक है, ब्रजभाषा देखने को मिलती है। और राजस्थानी में पूर्वी राजस्थान में जयपुरी, ढूंढाड़ी, पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी, दक्षिण राजस्थान में मालवी, ठीक है, उत्तर राजस्थान में मेवाती, गुजराती में गुजराती। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये आपको देखने को मिलेंगी। ये अपभ्रंश की श्रेणी, अपभ्रंश के भेद हैं। 3rd नंबर पे मागधी, बिहार में मगधी, मैथिली, भोजपुरी, उड़िया, बंगला, असमिया उसमें सम्मिलित है। स्वस्थ पहाड़ी हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली। 5वें नंबर पाश्चात्य, पंजाबी, सिंधी, शॉर्ट श्रेणी अपभ्रंश से प्रभावित हैं। 6 नंबर पर देखेंगे महाराष्ट्री, मराठी, ये एक भाषा है, उपभाषा नहीं है, याद रखिएगा। बोलियाँ हैं बोलियाँ जो होंगी इसमें मराठी आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, मैं एक टीचर हूँ, कोशिश कर रहा हूँ नॉलेज को शेयर करने की। नॉलेज कैसी भी मिलनी चाहिए। आने वाले समय में अगर आपका सपोर्ट रहा और हमारा चैनल ग्रो होता रहा धीरे धीरे तो आने वाले समय में डिजिटल बोर्ड में और अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे। आप लोग कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है नॉलेज गेन करने की, मेहनत करने की, माँ बाप का नाम रोशन करने की, अच्छे नंबर गेन करने की। भगवान करे आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो आपका नंबर आए, ठीक है, आपके अच्छे नंबर हो, आपका स्कोर हो अच्छा और जो आपका सिलेक्शन हो। आप अपना 100% दीजिए, बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे भाषा ज्ञान में नोट। राजभाषा क्या होती है? सरकारी कामकाज में यूज़ होती है, जो कि हिंदी हमारी राजभाषा है, सरकारी कामकाज में यूज़ होती है। राष्ट्रभाषा वो होती है जो बहुसंख्यक लोगों की भाषा होती है, ज़्यादा बोली जाती है। जैसे चाइना में चाइनीज़ बोली जाती है, जापान में जापानीज़। इस तरह से क्या है, एक राष्ट्रीय भाषा है। MCQ में कुछ बीच में डाले हैं, आपको याद होने चाहिए। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है जी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने मतदान किया, ठीक है, वोटिंग डाली और ये निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। और 14 सितंबर 1949 को ये जो मनाई जाएगी, ये दिवस जो मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। हिंदी भाषा का पहला सम्मेलन कब हुआ, ये भी पूछा जाता है। पहला सम्मेलन विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था 10 और 12 जनवरी के बीच में 1975 नागपुर में हुआ था, भारत में आयोजित हुआ था। हिंदी भाषा के लिए सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? सुमित्रा नंदन पंत को मिला था 1968 में। चिदम्बरा ग्रंथ के लिए ग्रंथ भी पूछा जाता है, ये हिंदी में लिखा गया था, ये हिंदी में जो है मिला। मलयालम भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला किसे? जी शंकर कुरुप या फिर गोविंद पयन कुरुप भी इन्हें बोलते हैं। मलयालम भाषा के उपन्यास लिखा था इन्होंने, उसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। पहला और दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन अगर देखें तो 10 से 12 जनवरी के बीच में 1975 में जब हमारी जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी, स्थान था नागपुर। दूसरा मॉरिशस में हुआ था 28 से 30 अगस्त के बीच में 1976 में। द थीम ऑफ द वर्ल्ड हिंदी डे जो 2025 का था वो क्या था? हिंदी अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चर प्राइड। याद होना चाहिए, आपको पूछ लेता है कभी कभी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस दुनिया भर में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को महत्व को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन जो है 1975 में नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की स्मृति में मनाया जाता है। इस चीज़ को आप याद करिएगा, ये नोट्स मैंने डाल दिए हैं। अब हम बात करें भारतीय संविधान की 8वीं सूची के बारे में, जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसको आप देखिए, बड़े बड़े कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं और कहीं कहीं स्कूल्स में भी ये सारी चीज़ आपको दे रखी होती है। बेसिक नॉलेज ले लीजिए, फिर हम उसके बाद वर्णमाला वगैरह, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब स्टार्ट करेंगे। समास, संधि वगैरह सब कुछ देखने को आपको मिलेगा। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएँ थीं। 8वीं अनुसूची में पहले क्या थी? 14 भाषाएं थीं, लेकिन 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो 14 भाषाओं सूचीबद्ध थीं, लेकिन बाद में 8 भाषाएं इसमें धीरे धीरे करके जोड़ दी गई। अब वर्तमान में कुल 22 भाषाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो 14 भाषाएं कौन सी ये गई? पहला असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 14 भाषाएँ देखने को पहले मिलती थीं, लेकिन 21वां संशोधन पहले हुआ 1968 में, सिंधी जोड़ी गई। फिर 71वां संशोधन हुआ 1992 में, उसमें कोंकणी,
कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई। 92वां संशोधन हुआ 2003 में, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली ये जो भाषाएं इसमें जोड़ी गई। इस प्रकार वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं आपको देखने को मिलती हैं। भाग 17 में भाषा का सारांश दे रखा है, इसे 4 भागों में बांटा गया है। संघ की भाषा, ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 343 और 344 मिलेंगे। राजकीय भाषा, क्षेत्रीय भाषाएँ, अनुच्छेद 345, 346, 347 में ये बातें हैं। उच्चतम व उच्च न्यायालय की भाषा, अनुच्छेद 348, 349 में उदाहरण सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भाषा जो है। भाषा को लेकर विश्व नियम भी बनाए गए। 350, 351 में विशेष निर्देश इसमें आपको देखने को मिलेंगे। भाषा का उल्लेख भाग 5, भाग 6, भाग 17 में आपको देखने को मिलता है। भाग 5 अनुच्छेद 120 संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा जो है, इसमें आपको जो है ये क्या है, संविधान में लिखे हुए हैं सारी चीज़। विधानमंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा अनुच्छेद 2 या 10 में। भाग 17 अनुच्छेद 343, भाग 17 अनुच्छेद 343 संघ की भाषा। अब इसमें थोड़ा सा डिवाइड कर दिया गया। 344 की अनुच्छेद है, वहाँ क्या है, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समिति, संघ की भाषा। 345, 346, 347 ये जो है प्रादेशिक भाषा जो आपको इसमें जो है क्या है नज़र आती है। राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ, एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा राज्य एवं संघ के बीच पत्राचार के लिए राजभाषा। किसी रूप में जनसंख्या के कुछ समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित उपबंध। ये सारे क्या अनुच्छेद में ये सारी चीज़ लिखी हुई हैं कि ये जो है किस किस चीज़ के लिए यूज़ होती हैं। 348 सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय आदि की भाषा है। 349 में भाषा से संबंधित कुछ नियम अस्थायी रूप से निर्धारित करने की विशेष प्रक्रिया, उच्च न्यायालय वाली भाषा। विशेष निर्देश 350, 351 में अन्याय के निवारण के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा 350 अनुच्छेद में। 351 में लिखा गया है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। ये सारी चीज़ जो आपको देखने को इन अनुच्छेदों में देखने को मिलेंगी। डीपली पढ़ाया है मैंने, भाषा समझा दी, बोली समझा दी, उपभाषा समझा दी। इसके अलावा प्राकृत, प्राली, ठीक है, अपभ्रंश आप समझ गए, कहाँ से कैसे हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है, हिंदी व्याकरण क्या होती है। तो ये था इंट्रोडक्शन हिंदी व्याकरण के बारे में, हिंदी भाषा के बारे में, हिंदी विकास के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए जो कि पूछने को मिलते हैं, ठीक है, कंपटीशन में। अब हम वर्णमाला, धीरे धीरे स्वर, व्यंजन, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से, बड़े बड़े टॉपिक को छोटे छोटे कंटेंट में लेके आएंगे और ईजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैं अंशु सर, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू। @माई टीचर अंशु सर के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।